हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली में स्टार्ट करने वाले हैं। हर साल हमें प्रीलिम्स हो या कोई स्टेट पीएससी हो या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो जिसमें इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं रोल होगा, वहाँ हमें इसमें से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मॉनेटरी पॉलिसी में से। अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको जैसे कह रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। आप वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक किस्म का एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, CRR SLR। अभी आपको मैं अच्छे से बताऊंगा और आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद आपको इसमें कोई भी कंप्लेन रहने वाला है या कोई भी क्वेश्चन रहने वाला है, कोई डाउट रहने वाला है इस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आपको एक चीज़ बात दिमाग में रखनी है कि हमारे पास जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं इकोनॉमिक्स की, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक। जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक किस्म का टूल है जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम इसको यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है? अब ये बनाता कौन है मॉनेटरी पॉलिसी? आप बोलोगे यूएस में मॉनेटरी कौन पॉलिसी बनाता है? जो वहाँ का फेडरल बैंक रहता है, जो उनका सेंट्रल बैंक रहता है। इंडिया में कौन बनाता है? इंडिया में आरबीआई बनाता है, बिकॉज हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। बापों का बाप, बैंकों का बाप, एंड में कौन आता है? आरबीआई होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, मेन बैंक यही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? एक किस्म की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिस जो कि कौन बनाता है? किसी भी कंट्री का, लाइक इंडिया के पर्सपेक्टिव में कहे तो आरबीआई, यूएस के पर्सपेक्टिव में कहे तो वहाँ का फेडरल बैंक जो है। ठीक है, फेडरल वैसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जो भी सेंट्रल बैंक्स रहेंगे वो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ये एक्चुअली में बनाता क्यों है? इनका मेन जो गोल रहता है वो है दो चीज़ों को लेके। एक रहता है मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए, और सेकंड वन इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, दो मेन जो पर्सपेक्टिव्स है वो यही दो है कि हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं। ठीक है, इससे अब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में हमें मतलब मदद मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कंट्री में इन्फ्लेशन कैसे चल रही है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, लोग किस तरह का कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस हिसाब का है, लोग सेविंग किस हिसाब से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे कंट्रोल कहीं ना कहीं हमारा सेंट्रल बैंक रख सकता है इन मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। अब मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, इसको हम एक्चुअली में डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी एक किस्म का अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला के अंदर कुछ टूल्स आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ उसका डिविजन्स होंगे। तो वैसे ही जब हम मॉनेटरी पॉलिसी का डिवीजन की बात करते हैं, उसके मतलब उसके जो छाते के नीचे बाकी चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं, तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक है, हमें मिलता है क्वांटिटेटिव, मतलब जो क्वांटिटी के हिसाब से, और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो तरह के टूल्स मिलते हैं। अब ये वैरी कैसे करते हैं वो हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। आपको जनरल सेंस में अभी यही याद रखो कि एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अब अभी हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव की, हम क्वालिटेटिव जो है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं, जो कि क्वांटिटी के हिसाब से है, जब इनकी बात करते हैं हम इनको जनरल टूल्स भी कहते हैं और हम इनको इनडायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका ये मतलब हो गया कि ये जो क्वालिटेटिव होगा वो जनरल नहीं होगा, वो सिलेक्टिव होगा, किसी चीज़ के लिए मतलब प्रॉपर किसी चीज़ के रिलेटेड होगा, और इनडायरेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई जो है कहीं ना कहीं बैंक्स पे डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो आरबीआई को क्या लगता है? आरबीआई को लगता है कि ये बैंक बहुत शैतानी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको नोटिस भेज देगा। बट इनडायरेक्ट में क्या है? आरबीआई बोलेगा सब बैंक्स को कंट्रोल करेगा एक नोटिस की जरिए पे कि ये देखो ये CRR है, ये आपको रखना है। तो कहीं ना कहीं वो हर बैंक पे इनडायरेक्ट कंट्रोल रखता है, और ये जनरल टूल्स माने जाते हैं। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है, कहीं ना कहीं इनको जनरल टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो इंटायर इकोनॉमी है कहीं ना कहीं इनसे इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और ना ही सिंपल एक पर्टिकुलर सेक्टर पे हम इससे बात नहीं करेंगे। इसका जो कंट्रोल रहेगा वो ऑल ओवर इकोनॉमी पे रहेगा कंट्रोल। अब कैसा रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें हम लोग अभी क्वालिटेटिव नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन ऊपर हेडिंग रहेगा वो रहेगा क्वांटिटेटिव टूल्स। उसके अंडर जो जो चीज़ें रहेंगी मैं आपको पहले अभी उनके नाम बताऊंगा, कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ेंगे, आई थिंक सो ये क्वालिटेटिव बाद में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव टूल्स आई थिंक 3-4 लेक्चर लगेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही टॉपिक में इसी अम्ब्रेला के अंडर ही आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, या इसका दूसरा नाम है वेरिएबल रिजर्व रेशो। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी कन्वेंशनल सोर्स में कहीं ना कहीं इसके नोट्स मिल जाएंगे, या अगर आपको मेरे लेक्चर के साथ नोट्स बनाने हैं तो आप या तो स्पीड कम कर लो या पॉज करके इसको देख सकते हो। मैं क्योंकि डेफिनेशन नहीं, सॉरी, इनकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो नहीं लिखूंगा। दैट इज स्टेचुटरी रिजर्व रेशो एंड वेरिएबल रिजर्व रेशो। अब इसके अंडर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहली चीज आती है जिसको हम बोलते हैं CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। दूसरा आता है SLR, दैट इज स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये क्या होता है हम आगे बहुत आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन जब हम इसकी कर दे क्वांटिटेटिव टूल्स के अंडर, हमारे पास आ जाता है डिफरेंट रेट्स। रेट्स मतलब इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कल या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक जब किसी को लोन देता है, RBI जब किसी बैंक को लोन देता है, क्योंकि हमने लोन लेने जाना हम PNB या SBI के पास जाएंगे, पर SBI को जब लोन लेने जाना वो थोड़ा ना हमारे पास आएंगे, वो जाएंगे RBI के पास। तो कहीं ना कहीं जब RBI से SBI लोन लेने जाएगा, बोलेगा सर सर लोन दे दो, उनको हम बोलेंगे रेपो रेट। मतलब रेपो रेट क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट। वही दूसरी तरफ जब SBI RBI को लोन देगा, अब ऐसा तो है नहीं कि RBI को पैसे चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम दूसरी सेंस में बोले कि SBI के पास एक्स्ट्रा पैसे हो गए, वो RBI को कह रहा है सर आप हमसे उधार ले लो, आप अपने पास रख लो। तो फिर RBI क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट रेट देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वो वाले सारे जो अलग अलग तरीके के जो भी रेट्स रहते हैं उनको हम इस अम्ब्रेला के अंडर लिख सकते हैं, दैट इज रेट्स। रेट्स के अंदर हम डिविजन्स कर देंगे, 4 डिविजन्स कर देंगे हम, मेन 4 डिविजन्स हो जाएंगी इसके अंडर, ठीक है। पहला आ जाएगा हमारा सिंपल, दैट इज रेपो रेट, ठीक है। अब ये जो रेपो रेट है, इसको तो रेपो रेट लिख रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं भी लिख रहा हूँ एक और रिवर्स रेपो रेट। अभी इसको हम थोड़ी और अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ पे डिवीजन में, क्योंकि अगर यहाँ हम अच्छे से पढ़ लेंगे आगे आगे आपको बहुत आसानी मिलेगी। ये हो गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा हमारा MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है ये हम आगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या होता है इसको भी हम लोग ज़्यादा अच्छे से आगे पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा SDF, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये नया है एक्चुअली में, ये भी पुरानी चीज़ है पर अभी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिसी कॉरिडोर की विड्थ है वो इस बार चेंज करी गई है, अपडेटेड है ये करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो मैं आपको ये भी अच्छे से पढ़ाऊँगा। जो भी आपके कन्वेंशनल सोर्सेज रहेंगी उसमें ये SDF जो है वो अलग से नहीं दिया होगा, और उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, पर मैं आपको ये ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊँगा। अब जब ये RR और RRR, ये वो नहीं है RRR जिसने अवार्ड जीता है ऑस्कर्स में, ये वो नहीं है RRR, ये इसको बोलते हैं हम लोग LAF, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, आपको एक एक डाउट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वांटिटेटिव टूल्स में और भी बहुत सारे RBI अलग अलग तरह के बोल सकते हैं हम नुस्खे यूज़ करता है। उसमें अगर हम एक और नुस्खे की बात करें तो वो आ जाएगा हमारा, इन सबको हम लोग एक ही टॉपिक के अंडर या फिर एक ही हेडिंग के अंदर रख सकते देंगे। इसको सिंपल बोलेंगे रेपो ऑपरेशंस करता है। अब ये रेपो ऑपरेशंस क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से इसको आगे जाके पढ़ेंगे, आपको एक एक डाउट क्लियर होगा, आप टेंशन मत लो, आपने बिल्कुल सही सीरीज चुनी है, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें LTRO आता है हमारे पास, इसमें हमारे पास TLTRO आता है,
TLTRO आता है, इसमें हमारे पास SLTRO आता है, फिर ऑन टॉप आता है, ठीक है। ओके, देन इसमें हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, ऑपरेशन ट्विस्ट आता है जो RBI ने यूज़ किया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है कहीं ना कहीं हमारा एक ही टॉपिक अंडर क्वांटिटेटिव टूल्स आ जाएगा। पर ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं और इसको बहुत टाइम लगेगा, 3-4 लेक्चर्स ऑलमोस्ट लगेंगे। दैट इज़ एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या आएगा क्वांटिटेटिव में। स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो जिसको बोलते हैं, या फिर वेरिएबल रिजर्व रेशो कहते हैं। CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी, बैंक रेट, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैकल्टी, ठीक है। देन ये LTRO, TLTRO, OMO, SLTRO, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑन टॉप, ये हम आगे से और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा अगर आप इस सीरीज़ को पूरे अच्छे से दिल से जो है फॉलो करोगे, ठीक। तो बढ़ते हैं हम पहले टॉपिक पे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ लिख ही दिया है कि SLR, ये SRR VRR क्या होता है। SRR VRR एक बड़ा टॉपिक है, उसके मतलब ये मैंने लिख दिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, वेरिएबल रिजर्व रेशो जो उसका दूसरा नाम है। उसके बाद इसके दो डिविजन्स हो गए, CRR और SLR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। अब CRR और SLR क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल सेंस बताता हूँ कि ये रहता कितना है, उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत नॉर्मली आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल CRR जो है 3-4-5% से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। हालांकि पहले पास्ट में इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उधर वेरिएशंस आ सकती हैं। SLR की जब हम बात करते हैं मोस्टली 18% के करीब ही रहता है, ठीक है। और इसमें एक लिमिट है कि 40% से ऊपर SLR जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। 40% से ऊपर SLR RBI नहीं कर सकती। अब ये होता क्या है CRR SLR कि कौन सी चीज़ है ये, उसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम CRR की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि बैंक्स को अपने पास, मतलब बैंक्स की एग्जांपल के तौर पे बैंक्स के पास है 100 रुपये, ठीक है। तो बैंक्स को क्या करना है, उस 100 रुपये में से 4%, मतलब 100 रुपये का 4%, 100 इसलिए लिया बिकॉज ईजी हो जाएगा हमारे लिए। 4% कितना हो गया, 4 रुपये, ठीक है। तो बैंक्स को 4 रुपये क्या करना है, RBI में डिपॉजिट करवाना है, RBI में डिपॉजिट करवाना है एज ए, तो किसके तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे, कि कहीं ना कहीं बैंक रन वगैरह कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी आगे जाके कोई घोटाला वोटाला हो जाए, तो RBI के पास कुछ ना कुछ पैसा रहेगा जिससे कहीं ना कहीं लोगों के पैसे बच जाएंगे। अब आप बोलोगे ये 4 रुपये से क्या होगा, तो RBI क्या बोलती है, RBI बोलती है हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या, ये 4 रुपये रखने ही रखने हैं। RBI बोलेगा 100 रुपये, ठीक है, आपको 18 रुपये अपने वॉल्ट में डिपॉजिट करके रखना है, आप इसको यूज़ नहीं करोगे, यू कांट यूज़ इट। आप बोलोगे कि आपके पास कोई लोन लेने आया है, आप यहाँ से 18 रुपये में से 2 रुपये निकाल दो कि मैं कल डाल दूंगा, RBI को क्या ही पता चलेगा। अगर RBI को पता चला तो फाइन लगेगा बहुत तगड़ा, ठीक है। कुछ भी सेंक्शन वेंक्शन कुछ भी लगा सकता है RBI। तो मोस्टली जो बैंक्स है वो ये SLR कोटा को भी कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसको हम बोल सकते हैं कि ये कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम में ऐसा होगा कि RBI आपको बोल रहा है कि आप 4 रुपये से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आप 18 रुपये से ज़्यादा यूज, मतलब 4 रुपये आपको RBI के पास रखने हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास कितने बैंक्स के पास कितने पैसे बचेंगे यूज़ करने के लिए, 96 रुपीज़। उन्होंने बोला 18 रुपये जो है आप SLR में रखोगे, तो बैंक्स का टोटल कितने पैसे रह गए, ठीक है, 78 रुपीज़। तो बैंक्स का टोटल कितने पैसे रह गए, 78 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं बैंक को अगर लोन में देने हैं लोगों को पैसे, उनके पास सिर्फ 78 रुपीज़ होते हैं। बाकी जो भी पीछे 22 रुपये बचे वो RBI ने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में रखा होता है। ये वाले 4 रुपये RBI अपने पास रखता है, अपने पास मतलब जहाँ उनका RBI का वॉल्ट वगैरह रहेगा वहाँ बैंक्स डिपॉजिट करते हैं। और ये वाले जो 18 रुपये हैं ये बैंक्स को अपने वॉल्ट में खुद ही रखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गया, नॉर्मल सा डिफरेंस है। CRR जो RBI के पास जमा करेंगे बैंक्स, SLR जो अपने पास हो अपनी तिजोरी में खुद जमा करके रखेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। अब ये जो 18%, देखो ये जो कैश रिजर्व रेशो की जब हम बात करेंगे कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है,
कि पैसों के रूप में ही, कहीं ना कहीं करेंसी के रूप में ही उनको जमा करना पड़ता है, या कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू के लिए, दोनों में, मतलब यहाँ पे 18% की वैल्यू के लिए वो करेंसी भी रख सकते हैं, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं हम बाद में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अलग अलग चीज़ें, गोल्ड रख सकते हैं उतनी वैल्यू का, वो मतलब इनके पास ये होता है, ऑप्शन होता है कि ये रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं। ठीक है। अब छोटा सा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों चीज़ें हैं, किस एक्ट इनको, जो कौन सा एक्ट इनको सपोर्ट करता है या कौन सा एक्ट कहता है। अब देखो, आरबीआई बोलेगी पीएनबी को, आरबीआई पीएनबी को बोलेगी भैया आप हमें सीआरआर दे दो 4%। तो पीएनबी बोलेगी भैया है कौन तू, चल ठीक है तू राजा होगा, पर तेरे को किस एक्ट ने पावर किसने दिया। तो आरबीआई बोलेगा भैया आरबीआई एक्ट अंग्रेज़ों ने लाया था 1934 में, वो मुझे पावर देता है कि आप 4% मेरे पास जमा कराओ। तो उसी तरह से पीएनबी दोबारा से गुंडागर्दी पे आ जाएगा, बोलेगा 18% मैं क्यों रखूँ अपने वॉलेट में, तेरे को किसने दिया। तो आरबीआई क्या बोलेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 ने पावर दिया है मुझे कि मैं तुम्हें बोलूँ 18 रुपये अपने लॉकर में बंद करके रखो। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ समझ आ गई होंगी कि सीआरआर एसएलआर क्या होता है। मैंने बहुत बेसिक सेंस में पढ़ाने का ट्राई करा है कि हर एक बच्चे को समझ आए, चाहे कोई स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है कि नहीं। अब सीआरआर एसएलआर की जब हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं सीआरआर जो है वो हर एक बैंक, मतलब हर एक बैंक जो है, कहीं ना कहीं थोड़े बैंक्स वेरी करेंगे। जब वो हम लोग बैंक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हम उसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि बैंक्स कैसे वेरी करते हैं, कि इनको सीआरआर एसएलआर में छूट होती है। तो नॉर्मल सेंस में याद रखने के लिए आप यही दिमाग में रखना कि हर एक बैंक को सीआरआर और एसएलआर अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है इन द सेंस कि उनको ये अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब इम्पॉर्टेंट है या कंपलसरी है कि ये चीज़ उनको रखनी ही रखनी है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएलआर सीआरआर क्या होता है, जो कि किसके अंडर, कौन से टॉपिक के अंडर आते हैं, एसआरआर और वीआरआर के टॉपिक के अंडर आते हैं। ठीक है। अब टाइम टू टाइम एसएलआर सीआरआर कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, तो कभी बड़ी वेरिएशन आएगी तो वो आप करंट अफेयर से पढ़ सकते हो, वो आपका खुद का काम है। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं बैंक रेट क्या होता है। ठीक है। जैसे हम आपको मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, हमने ये जो SCRR वाला सिस्टम था वो तो हमने कर दिया। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रेट्स के ऊपर, रिवर्स रेपो और ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ये हम थोड़ा आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं सर बैंक रेट और जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें से हम सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये सीआरआर एसएलआर उनको अपने पास रखने पड़ेंगे, और मैंने आपको रेपो रेट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया कि रेपो रेट क्या होता है। अभी रेपो रेट को भूल जाओ कि आपको पता ही नहीं है रेपो रेट क्या होता है, उसको आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब आप बोलो कि बैंक रेट है, बैंक रेट क्या होगा, कहीं ना कहीं यही भी रेट होगा कि आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देगा, और वो वाला जो लोन होगा, ठीक है, वो किस बेसिस पे वो लोन दे सकता है, मतलब क्या इंटरेस्ट रहेगा, उसमें हम लोग बैंक रेट में बात करते हैं। ठीक है। आप इसको जनरल सेंस में इसी तरह भी याद रख सकते हो कि ये ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई क्या करता है, या तो बाय करता है या तो कहीं ना कहीं बेचता है जो भी इसके पास सिक्योरिटीज़ वगैरह पड़ी होती है। तो आपको मतलब इसमें डीप नहीं जाना, आपको हल्का सा यही याद रखो दिमाग में सबसे पहले पर्सपेक्टिव कि बैंक रेट सिंपल क्या होता है जब आरबीआई किसी को लोन देती है या कुछ भी होता है। ठीक है। अब कहीं ना कहीं बैंक रेट के लिए आरबीआई को पावर्स दोबारा से किससे मिलते हैं, आरबीआई 1934 से पावर्स मिलते हैं इनको। ये आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि हाँ आप ये ऐसा रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि बैंक रेट से कौन लोन ले सकता है आरबीआई से, तो सिर्फ बैंक्स ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बैंक्स ले सकते हैं। आप बोलोगे बैंक्स ले सकते हैं, आपने सिर्फ बैंक क्यों बोला, क्योंकि नॉन बैंक भी तो होते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स भी तो होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आ जाएगी और आरबीआई को बोलेगी बैंक रेट पे मेरे को लोन दे दो, तो आरबीआई सिंपल बोलेगा बैंक रेट सिर्फ बैंक्स के लिए है, नॉट कि गवर्नमेंट्स के लिए, ना कि नॉन बैंक्स के लिए। ठीक है, एनबीएफसीज होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ना कि उनके लिए। तो ये सिंपल जब हम इसकी बात करेंगे, ये बैंक्स को ही अकेला देगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके, नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इसमें कोलैटरल की ज़रूरत होती है। कोलैटरल की ज़रूरत मतलब
कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे पास आए, ए मैं हूँ, बी आप हो, ये 10 रुपये मेरे पास थे, ये मैंने आपको दे दिए। अब आपको मैंने ये 10 रुपये दिया, आपको मैंने बोला कि आप कोलेट्रल देना पड़ेगा। कोलेट्रल क्या हो गया, आप बोलोगे ये लो मेरे अंगूठी ले लो, सोने की अंगूठी, पर आप रिंग ले लो मेरी और आप मुझे 10 रुपये दे दो। इस रिंग को हम कोलैटरल बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम बैंक रेट में कोलैटरल की बात करते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ आरबीआई कि दे वांट द कोलैटरल या फिर कोलैटरल के बिना, ये उनके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मतलब उन पे डिपेंड रखता है, ठीक है। और बैंक रेट जो होता है नॉर्मली ज़्यादा दिनों के लिए होता है, मतलब हम बोल सकते हैं 14 डेज से ऊपर ऊपर ही रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने। तो मतलब 14 डेज तो नहीं होगा, 14 डेज से कम नहीं होगा, क्योंकि 14 डेज से कम के लिए जब हम बात करते हैं वहाँ पे हमारा रेपो रेट आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब रेपो रेट आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, ये बैंक रेट, सॉरी बैंक रेट आपको समझ आ गया होगा। अब इसके मिलता जुलता एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब ठीक हो गया। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया एमएसएफ। आपने ऊपर जब मैंने डिवीजन करा था आपने पढ़ा होगा वहाँ पे एमएसएफ क्या होता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये देखो, ये जो स्टैंडिंग फैकल्टी टाइप के हैं ना, या फिर एडजस्टमेंट फैकल्टी, डिपॉजिट फैकल्टी, अब ये मैं आपको एंड में जब हम ये क्वांटिटेटिव टूल्स खत्म करेंगे आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन रहेगी, वो मैं आपको एक अम्ब्रेला के अंडर बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। ये तीनों चीज़ों में क्या डिविजन्स होता है, कि एमएसएफ क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है और एलएएफ क्या होता है। जो एलएएफ क्या होता था, वो क्या होता था एलएएफ, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा। एलएफ क्या होता है, जो हमने पढ़ा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाली, जो रिवर्स रेपो रेट वाली नहीं, सॉरी, जो सीआरआर एसएलआर वाली विंडो थी उसके बारे में, ठीक है। तो हम एमएसएफ की बात कर रहे हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी क्या होता है। तो जब हम एमएसएफ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एमएसएफ में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा रहता है। अब कहीं ना कहीं एमएसएफ क्या होता है, सिंपल वही होता है कि बैंक्स को कभी पैसे चाहिए होते हैं इमरजेंसी के तौर पे, लाइक उनके पास सीआर और एसएलआर में 78 रुपीज़ उनके पास बच गए। अब उन्होंने लोन में 78 के 78 रुपीज़ दे दिए हुए हैं। अब उनके पास एक और लोन मांगने कोई आ गया कि 20 रुपये का लोन दे दो, और अगर वो 20 रुपये का लोन देंगे कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, पर उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, एमएसएफ क्या करेगा, एमएसएफ से क्या उनको पावर मिलेगा बैंक को, कि एमएसएफ वो जाएंगे आरबीआई के पास और बोलेंगे एमएसएफ में हमें लोन्स दे दो, ठीक है। अब ये जब एमएसएफ के लोन्स की बात करते हैं, ये भी सिंपल ओनली एंड ओनली बैंक्स को ही देख सकते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जाएगी बोलेगी हमें एमएसएफ दे दो, तो एमएसएफ पे लोन वोन नहीं देंगे। और इसका जो परसेंट रहता है रेट, जो आरबीआई इनको लोन देने से पहले मतलब इनसे बात करेगी कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, वो जो बैंक रेट होगा और रेपो परसेंट से कुछ परसेंट ज़्यादा होगा, सम परसेंट x% ज़्यादा होगा। रेपो रेट क्या होता है वो हम आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा रेपो रेट ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रेपो रेट से कुछ परसेंट ज़्यादा ही हर बार रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक्स जो है वो कतराते हैं बैंक रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैकल्टी में यूज़ करने से। ज़्यादातर जो बैंक्स है वो रेपो रेट ही यूज़ करते हैं। हालांकि ये 3-4 चीज़ें अलग अलग आरबीआई ने बनाई हुई हैं, किसी में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी में फॉल्ट मिल ही जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी की बात करते हैं, इसमें बैंक्स के ऊपर एक मतलब इनको एक फ़ायदा हो जाता है कि ये एसएलआर कोटा मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। ये एसएलआर कोटा का जो भी इनके पास सिक्योरिटीज़ रहेंगी, सिक्योरिटीज़ इन द सेंस पैसे बोल लो, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ G-Secs इनके पास पड़े होंगे, या कोई भी ट्रेजरी बिल्स वगैरह कुछ भी पड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं एसएलआर कोटा के जो इनके पास सिक्योरिटीज़ वगैरह जो भी चीज़ें पड़ी होंगी, ये उनको कोलैटरल के तौर पे प्लेज कर सकती है किनको, आरबीआई को। जैसे मैंने अभी यहाँ 10-10 रुपये वाला बताया था ना, कि आपने कोलेट्रल के लिए मेरे को अपनी रिंग दे दी थी, तो वहाँ पे जब हमने बैंक रेट में बात करी तो वो डिपेंड करता है कि आरबीआई कोलेट्रल ले या ना ले। पर एमएसएफ में क्या होता है, यहाँ पे कोलेट्रल देना ही ज़रूरी है, 100% देना है। और कहीं ना कहीं जब कोलेट्रल देना है तो वो एसएलआर कोटे में से भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैंने आपको यहाँ बोला कि एसएलआर कोटे से दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका यही मतलब हुआ कि बैंक रेट में एसएलआर कोटे से हम नहीं दे सकते। एसएलआर कोटा कहीं ना कहीं एमएसएफ टॉपिक जो है वो कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा
कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी में बैंक जो है एसएलआर कोटा से भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे सकता है। तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे। तो मेन जो पॉइंट है इस टॉपिक के रिलेटेड, जो अगर कभी ये टॉपिक आ जाए पेपर में, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट यही होगा कि एसएलआर कोटा से भी वो सिक्योरिटीज़ को प्लेज कर सकता है। और मोस्टली जो होता है ये छोटे पीरियड के लिए होता है, लाइक नॉर्मल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 14 दिन तक के लिए, ये नॉर्मल थोड़े दिन के लिए होता है। ठीक है, क्लियर हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फैकल्टी क्या होता है। अब हमारा टॉपिक बचा है LAF, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी, जो कि हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीज़ें आएंगी। दो चीज़ें, एक आ जाएगा हमारा रेपो रेट, एक आ जाएगा रिवर्स रेपो रेट। ये नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज आज की वीडियो में पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और लोग प्रेफर नहीं करते लंबी वीडियो देखना। सो अगर अभी तक जुड़े हो, अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कमेंट करके मुझे बता सकते हो और जुड़े रहो। हम इस पूरी इकोनॉमिक्स के टर्म्स को ख़त्म करेंगे और एंड में आपको खुद में चेंज दिखेगी, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ट्रेनिंग इन।